हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग ज्योग्राफी में एक नई यूनिट, एक नई ब्रांच, एक नया सब्जेक्ट, उसके जो पेपर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी के जो मेन डिवीज़न है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के भी सब डिविजन्स हुए। उसका एक ब्रांच है सेटलमेंट ज्योग्राफी। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रूरल एंड अर्बन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल का प्रादुर्भाव एवं उसकी संकल्पना। भूगोल की एक शाखा का विकास, उसके महत्व, उसका किस तरीके से ओरिजिन हुआ अर्बन ज्योग्राफी का, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नगरीय भूगोल है, इसको इंग्लिश में अर्बन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर है नगरीय भूगोल। अंग्रेजी का जो अर्बन शब्द है वो लैटिन भाषा के अर्बस और अर्बनेस दो शब्दों से बना है, जिनके जिनके अर्थ क्रमशः नगर और नगर से संबंधित बातें हैं। ठीक है, एक है अर्बस और एक अर्बनस। ठीक है, ये दो शब्द थे लैटिन भाषा के, उससे ये अर्बन शब्द आया है। तो यहाँ इस प्रकार नगरीय भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है नगरों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, ज्योग्राफी ऑफ सिटीज़, या फिर ज्योग्राफी ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के नगरों और उनके विकास एवं नियोजन से संबंधित उसके जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, नगरीय भूगोल भूगोल विषय की जो है वो नवीनतम शाखा है। भूगोल में हाल ही में इस विषय ने क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी इसकी स्टार्ट की है। इसने एक अपना अलग ही अस्तित्व स्थापित कर लिया है। जैसे कि अब अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी एक पेपर हो गया है पूरा। पहले सेटलमेंट ज्योग्राफी था, बट उसकी भी ब्रांचेस आ गई हैं, एक रूरल और एक अर्बन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इस विषय को भूगोल की भू आकृति या मॉर्फोलॉजी या जोमोफोलॉजी के रूप में या क्लाइमेटोलॉजी या फिजिकल भूगोल की भांति नहीं पढ़ाया जाता था। पहले मतलब इतना था ही नहीं कि इसको अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाए। इसका कारण यह रहा था कि इस विषय ने कभी भी क्रमबद्ध रूप से विकास नहीं किया। ठीक है, यह उन प्रक्रियाओं में से होकर गुजरा है जो कि कल्चरल या संस्कृति के संदर्भ में स्थानिक प्रारूपों को प्रभावित व संचालित करती है। ये प्रक्रियाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैं, जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय भूगोल केवल उन्हीं प्रक्रियाओं से अपना संबंध रखता है जो केवल नगर से संबंध रखती हैं। भूगोलवेत्ताओं के लिए नगर प्रारंभ से ही आकर्षण के केंद्र रहे हैं। उन्होंने इसका अध्ययन दो तरह से किया है। एक तो नगर को एक इकाई के रूप में उसी तरह माना है जैसे किसी भौगोलिक तत्व का वर्णन किया जाता है। उनकी जो विधि है वो सिस्टमेटिक है। दूसरा, वह नगर को एक प्रादेशिक केंद्र के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, उन्होंने रीजनल और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से इसकी स्टडी की है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। इन्होंने मतलब भूगोलवेत्ताओं ने नगरों की अन्य नगरों से तुलना, उसके जो
सीमावर्ती या समीपवर्ती जो प्रदेश हैं उन पर उनकी निर्भरता, उसके लिए किए जाने वाले कार्यों का यहाँ पर अध्ययन शामिल किया गया है। उसकी यह विधि रीजनल या प्रादेशिक कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। नगरीय भूगोल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन रोमन काल से दिखाई पड़ता है। यद्यपि ग्रीक काल में भी नगरों का वर्णन मिलता है, वह बस्तियां जिनमें रहकर ग्रीक विद्वानों ने अपने ग्रंथों को लिखा था महत्वपूर्ण स्थानों पर बसी हुई थी। स्ट्रैबो नामक ग्रीक विद्वान ने नगरों की स्थिति पर प्राकृतिक कारकों के प्रभाव का विश्लेषण किया है तथा नगरों के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। टॉलमी महोदय ने भी नगरों को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बताया था। रोम, जिनेवा, अमेशिया, टॉलमिस, हर्मी नगरों का उनके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नगरों के स्थापन में समुद्री तटीय स्थिति अधिक अनुकूल मानी जाती थी। वैदिक व मध्यकाल में भी नगरों की उपस्थिति का वर्णन मिलता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में नगरीय भूगोल विषय का विकास भारत व विकसित देशों में भी अधिक हुआ है। ठीक है, पश्चिमी देशों में नगरीय भूगोल का प्रादुर्भाव, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पश्चिमी देशों में नगरीय भूगोल का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे स्टार्टअप हुआ। विद्वानों ने सर्वप्रथम अपना ध्यान नगर की स्थिति के अध्ययन तक ही सीमित रखा था। पहले जो स्टडी की जाती थी वो नगर की लोकेशन, उसी से रिलेटेड उतना ही अध्ययन किया जाता था। इस तरह के अध्ययनों ने नगरीय भूगोल को भूगोल विषय की एक शाखा के रूप में जन्म दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से भूगोल की इस शाखा पर अध्ययन विशेष रूप से प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जर्मनी के फ्रेडरिक रैटजेल, जो कौन थे, कौन है ये फ्रेडरिक रैटजेल, कमेंट करके बताइएगा, ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में नगरों का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से किया। 1896 में एफ.बी. रिस्तोफन ने नगर की भौगोलिक परिभाषा दी। हैटनर महोदय ने 1895 तथा 1902 में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण, विकास पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया। देखो, पहले सिर्फ नगरों की स्थिति, उनकी मतलब क्या सिचुएशन थी, उसकी स्टडी की जाती। धीरे धीरे रिस्तोफन, रैटजेल, उन्होंने इसका जो क्षेत्र था, भौगोलिक जो क्षेत्र था, उसको बढ़ा दिया। जैसे हैटनर महोदय ने नगरों में कौन कौन से कार्यात्मक, फंक्शनल, उनका डिवीज़न, उनका वर्गीकरण, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़, उन सबको भी समाहित किया तथा इस बात को स्वीकार किया कि नगर कार्य के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग लोगों ने इसका दायरा बढ़ाते गए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से नगरीय भूगोल के साहित्य का विधिवत सृजन होना शुरू हुआ। तो इसका जो सृजन है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से नगरीय भूगोल के साहित्य का स्टार्टअप मानते हैं। 1907 में कुर्ट हैसर्ट नामक जर्मन विद्वान ने नगरीय भूगोल पर एक पुस्तक लिखी, डाई स्टेडी ज्योग्राफिस प्रेस्टलेज। ठीक है, ये जर्मन वर्ड है। इसमें नगरीय भूगोल की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उसकी पुस्तक ने नगरीय भूगोल को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। 1907 में ही मार्क जेफरसन ने नगरीय अध्ययनों की शुरुआत की। मार्क जेफरसन ने अपने अनेक लेखों में नगरों की उत्पत्ति, नगरों व नगरीय जनसंख्या के वितरण पर भी प्रकाश डाला। मार्क जेफरसन फिर प्रधान नगर सिद्धांत दिया इन्होंने, प्राइमेट सिटी, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, केंद्रीय स्थानों की विशेषता व वितरण पर अपने विचार इन्होंने प्रकट किए। नगरों के लिए केंद्रीय स्थान, सेंटर प्लेस शब्द का प्रथम बार प्रयोग करते हुए बताया कि नगरों के विकास में समीपवर्ती प्रदेश का क्या योगदान होता है। इस प्रकार जेफरसन ने नगरों को एक प्रादेशिक या रीजनल सेंटर के रूप में देखा। 1911 में ब्रिटिश विद्वान पैट्रिक गेडिस ने नगरीय नियोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि नगर व उसके भौतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का आकलन किया जाना नगरीय भूगोल के अध्ययन का विषय है।
ठीक है। जो भौतिक सामाजिक पर्यावरण है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसकी भी स्टडी की जाना पैट्रिक गेटिस ने कहा था। ये अर्बन ज्योग्राफी का इन्होंने एक स्कोप या विषय क्षेत्र बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे भूल विविधताओं का ध्यान नगरीय भूदृष्टि की विविधताओं व विशेषताओं की ओर जाने लगा। मतलब जो इसका स्टडी एरिया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले सिर्फ नगरों की सिचुएशन कंडीशन की स्टडी की जाती थी, फिर नगरों में जो लोग रहते हैं वो कौन से कार्य करते हैं उनकी स्टडी की जाने लगी। धीरे धीरे उस पर और विषय बढ़ते गए। फिर पर्यावरण और नगरों के बीच के संबंधों का अध्ययन शामिल हो गया। फिर नगरीय भूदृश्य, उसकी विविधताओं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सब की भी स्टडी इसमें समाहित हो गई। ठीक है, नगरीय भूगोल के विषय पर प्रकाश डाला गया 1924 में। रूसो ने इसमें प्रकाश डाला। उन्होंने नगरों का वर्गीकरण पर्यवेक्षण विधि के आधार पर प्रस्तुत किया तथा नगरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उन्होंने दो वर्गों में रखा। एक गैर आधारभूत मतलब नॉन बेसिक कार्य और दूसरे आधारभूत बेसिक कार्य, जिनको क्रमशः प्रादेशिक व स्थानीय कार्य का नाम दिया जा सकता था। इस प्रकार नगरीय भूगोल में नगरों की परस्पर कार्यात्मक तुलना व अंतर विषय को महत्व मिलना प्रारंभ हुआ। अनेक विद्वानों ने नगर को एक इकाई मानकर अपने अध्ययन विभिन्न नगरों पर प्रस्तुत किए। ठीक है, किसी ने नगर को एक इकाई माना, किसी ने नगर को संपूर्ण माना, तो अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी की गई। 1926-36 के दौरान जो आपके पेरी लवेदान थे, इन्होंने नगरीय भूगोल पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। विद्वानों का ध्यान काफ़ी आकर्षित किया। उनके विचार थे नगरीय भूगोलविद्ता के रूप में थे। 1959 में उनकी पुस्तक फिर से प्रकाशित हुई जिसने मानव भूगोल की इस महत्वपूर्ण शाखा के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। 1933 में वाल्टर केस्टलर ने दक्षिण पश्चिमी जर्मनी की केंद्रीय बस्तियों को परिभाषित करते हुए उनके आकार, पारस्परिक दूरी, सेवा क्षेत्र की जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के आकार पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। इनके विचारों का अंग्रेजी अनुवाद वास्किन ने किया जो 1966 में प्रकाशित हुआ। केस्टलर का यह सिद्धांत नगरीय भूगोल में नगरों के वितरण, उनमें पारस्परिक दूरियां तथा उनके सेवा क्षेत्र की विचारधारा के बारे में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता गया नगरीय भूगोल का। धीरे धीरे उसमें लोग आते गए, काम करते गए। कोई भी चीज़ एकदम से पूरी नहीं उभर के आती, धीरे धीरे उसमें विकास होता है, धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता है। ठीक है, कोई भी शहर है, जैसे कि कोई एक शहर है, पहले छोटा सा शहर होता है, उसका एरिया कम होता है, फिर उसका एरिया, उसका दायरा, उसकी सीमा जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसी तरीके से जो नगरीय भूगोल है उसका भी दायरा बढ़ता गया। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। क्या है इसकी परिभाषा? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। नगरीय भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। नगरीय भूगोल एक विशेष प्रकार की बस्ती का अध्ययन है। यह बस्ती बहुत ही अधिक विविधता रखने वाली होती है तथा इसमें तीव्र भिन्नताएं मिलती हैं। दूसरा, नगरीय भूगोल का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना है। यह कार्य नगर के भूमि उपयोग तथा अनेक अन्य बातों पर प्रभाव डालते हैं। भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति नगरीय भूगोल का अध्ययन केंद्र बिंदु मानव है। ऑब्वियसली ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर है वो क्या है? ह्यूमन। क्योंकि भूगोलवेत्ता नगरों को मानव निर्मित अधिवास मानता है। सही बात है। यह मानव तथा उसके कार्यों के आपसी संबंधों व प्रभाव का वर्णन करता है। वह नगर के विकास के सभी भौगोलिक
पहलुओं का अध्ययन करता है। वह नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधताओं तथा विभिन्न कार्यों के आपसी संबंधों का वर्णन करता है तथा नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के बीच के संबंधों का भी अध्ययन करता है। अनगरीय में क्या कौन सा आपका एरिया आ जाएगा, वही अर्बन फ्रेंच या रूरल एरियाज आ जाएंगे। तो उनके बीच में भी क्या रिलेशन है उसकी भी स्टडी यहाँ पे की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नगरीय भूगोल के अध्ययन के प्रमुखतः दो विषय हैं। नगर का एक बस्ती के रूप में अध्ययन, जिसमें हम नगर के भूदृश्य या टाउन स्केप का उसी तरह अध्ययन करते हैं जिस तरह किसी क्षेत्र के भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा नगर का समीपवर्ती प्रदेश से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ये स्टडी शामिल है। लेविस मम्फोर्ड ने इन दोनों बातों को इस प्रकार वर्णित किया है। इनके अनुसार नगर कंटेनर तथा चुंबक के रूप में कार्य करता है। कंटेनर से तात्पर्य है नगर जो है अनेक इमारतों स्थायी भौतिक संरचनाओं का समूह होता है। ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्य विकसित हो जाते हैं तथा समय के साथ उनका रूप बदलता जाता है। मैग्नेट का अर्थ है कि नगर के अंदर बाहर के लोगों तथा विभिन्न संस्थानों को खींचने तथा उनके बाहर फेंकने की शक्ति होती है। तो एक जो प्रभाव है वो है आपके कंटेनर, जो नगर अनेक इमारत जो भौतिक संरचनाएं हैं उन सब का समूह होता है, और जो मैग्नेट है चुंबकत्व है वो नगर के अंदर और बाहर के लोगों का तो विभिन्न संस्थाओं को खींचने और उनको बाहर फेंकने की शक्ति इन्होंने कहा है। गिरफिट टेलर महोदय ने क्या कहा है, नगरीय भूगोल में नगर का बसाव स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप तथा वर्गीकरण का अध्ययन शामिल है। डेटले स्टाम के अनुसार नगरीय भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक पक्षों के प्रसंग में नगरों के विकास का गहन अध्ययन करना है। ये अलग अलग राइटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। H.M. मेयर, इन्होंने नगरीय भूगोल का मुख्य विषय उन प्रारूपों तथा संबंधों की व्याख्या है जो एक उन नगरीय क्षेत्र में विद्यमान होने तथा दूसरी उन नगरीय एवं अनगरीय जिनकी नगर पूर्ति करते हैं के बीच स्थित होते हैं। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। G.S. घोषाल ने क्या कहा है, नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इसी प्रदेश के सहारे जीते हैं तथा इसी के लिए जन्म लेते हैं। इन्होंने नगर से सटा हुआ सड़कों के सहारे फैला निर्मित नगरीय क्षेत्र व उसके समीपवर्ती प्रभाव क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन को नगरीय भूगोल में शामिल किया है। ये इसकी कुछ डेफिनेशन है अर्बन ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट है, और आप सभी कुछ में से कुछ आप पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से भी अपने शब्दों में भी आप नगरीय भूगोल को बता सकते हैं। जैसे कि संपूर्ण नगर का अध्ययन ही उसकी मतलब जनसंख्या, उसके कार्य, उन सब का अध्ययन समाहित होता है, उसको क्या बोलेंगे, नगरीय भूगोल बोलेंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और कौन सी है इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पर रे एम नार्थम है। इन्होंने नगरीय भूगोल के अध्ययन को स्थल और मानव के बीच 4 प्रकार के संबंधों से युक्त माना है। ठीक है, इन्होंने एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया है, नीचे चित्र भी दिया गया है, यह है नीचे चित्र। ठीक है, क्या बताया है इन्होंने पहले में बताया है वह संबंध है जो एक स्थल और उसकी जनसंख्या के बीच पाए जाते हैं। ये यहाँ पे मानव और यहाँ पे स्थल, इनके बीच में रिलेशन बताया है। इस प्रकार वह नगर में जनसंख्या के वितरण, प्रारूप एवं भिन्नताओं से अपना संबंध जोड़ता है। दूसरे में इन्होंने बताया है ये बा। ठीक है, दूसरे में क्या बताया इन्होंने, दूसरा वह संबंध है जो दो विभिन्न स्थलों के बीच पाए जाते हैं, मतलब दोनों ही विभिन्न स्थल है। नगरीय बस्ती के ज्यामितीय, प्रारूप और स्थानिक दूरी का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इसमें एक प्रकार की बस्तियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। थर्ड में इन्होंने बताया है वह संबंध है जो एक से अधिक स्थलों के बीच के लोगों में पाए जाते हैं, मतलब एक से अधिक स्थल हैं, उनके लोग हैं, स्थलों के बीच के लोगों में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें नगरीय केंद्रों की
जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं जानने का प्रयास किया जाता है, मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। विभिन्न नगरीय केंद्रों में रहने वाली जनसंख्या की विशेषताओं में अंतर को पहचाना जाता है। फोर्थ में इन्होंने बताया है जो एक ही स्थल के भीतर पाए जाते हैं अथवा एक ही स्थल के लोगों के बीच पाए जाते हैं, अर्थात नगरीय भूगोल नगर के भूमि उपयोग व उसकी व्यापारिक संरचना का अध्ययन करता है। तो ये इन्होंने 4 पार्ट बताए हैं स्थल और मानव के बीच में। ठीक है, अब नीचे R.L. सिंह जो हमारे इंडियन जोग्राफर हैं, इन्हें अधिवास भूगोल का जन्मदाता बोलते हैं भारत में। इन्होंने यह नगर को वस्तु तंतु का प्रमुख अंग मानते हैं तथा उसको एक जैविक इकाई या ऑर्गेनिक यूनिट मानता है। नगर की संरचना व इमारत का, जिसको आकार की मॉर्फोलॉजी कहते हैं, अध्ययन करता है। इनका निर्माण किन विभिन्न प्रक्रियाओं में हुआ है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। वह नगरीय बस्ती को एक प्रादेशिक केंद्र या रीजनल फोकस के रूप में मानते हैं। नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश जिसकी वह सेवा करता है तथा बदले में अनेक आवश्यक सेवाएं प्राप्त करता है से संबंध का अध्ययन शामिल किया है। ठीक है, मेन एसेंशियल ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल के क्या क्या प्रमुख तत्व हैं। तो नगरीय भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि वह मानव निर्मित बस्ती का अध्ययन करता है। विज्ञान होने के कारण इस बस्ती के वर्णन मात्र से ही काम नहीं चलता, उसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड क्या है, वह एक नगर की दूसरे नगर से भिन्नता स्थापित करता है। नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के बीच की भिन्नताओं को निर्धारित करता है। थर्ड है नगरीय भूगोल नगर के आकार, उसकी साइज क्या है, उसके कार्य क्या है, फंक्शन कौन से हैं, स्थानिक दूरी, विन्यास, इमारत, इन सभी का अध्ययन करता है। नगर के बसाव स्थान, सिचुएशन, इन सभी का अध्ययन शामिल होता है। वह नगर के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है जिन्होंने नगरों को बसाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, फोर्थ क्या है, नगरीय भूगोलविद्या नगर के कार्यों के साथ साथ उसकी भौतिक जो विद्यमानता है उसका भी अध्ययन करता है। भौतिक बनावट के रूप में इमारतें, दुकानें, गलियां, सड़कें, पार्क, सारा कुछ शामिल होता है। ये सभी कार्य यातायात साधनों द्वारा न केवल नगर के विभिन्न हिस्सों से जुड़े रहते हैं बल्कि बाहरी क्षेत्रों से भी। यातायात का काफ़ी महत्व है। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट है अर्बन ज्योग्राफी में। ठीक है, वैसे तो सब कुछ इसमें शामिल रहता है। एक शहर में जो जो चीज़ें हम लोग देखते हैं उन सभी की यहाँ पे स्टडी की जाती है। क्या साइट है, क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पे वैरायटीज़ हैं, किस तरीके का फंक्शन है, जो पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में वर्क कर रही है। प्राइमरी सेक्टर तो यहाँ पे होता नहीं है, सेकेंडरी या टर्सरी या क्वार्टरी जो होते हैं आपके फंक्शंस होते हैं। तो लोग किस में ज़्यादा हैं, साइट कैसी है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं। नगरीय बस्ती को जीवन दान करने वाली ग्रामीण बस्ती होती हैं क्योंकि नगर में जो फल सब्जी अनाज आता है वो कहाँ से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से। तो इन सब का उनका क्या आपस में रिलेशन है, इन सब का अध्ययन आपके अर्बन ज्योग्राफी में समाहित रहता है। तो यही इसका दायरा है, विषय क्षेत्र है। ठीक है, आज के लिए इतना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।